को, उनके मज़हब को, उनके खाने को, उनके रख रखाव को, और बहुत ही क्रूशल पीरियड जो है भारत में चल रहा है। जो टॉपिक है आज का, उस पर तो माहिरीन यहाँ पर मुकर्रिरीन तशरीफ़ फरमाए, वो उस पर बात करेंगे, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ दो बात शॉर्टली और क्विकली आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात है, इनोसेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया क्या है। इनोसेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया ये एक NGO है जिसमें पूरे मुल्क से बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। कुछ लॉयर्स हैं, कुछ एक्स जजेस हैं, कुछ दानिश्वर हैं, राइटर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं। और हमारा बेसिक काम ये है कि हम इसके ज़रिए से जो कैदी है उनके लिए हम काम करते हैं। कैदी के बहुत सारे काम होते हैं। जेल की दीवारों के पीछे जो कैदी कैद है, उनके इतने मसाइल हैं, इतने इश्यूज़ हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो उनके जो जेल के अंदर मसाइल है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको खाना पीना नहीं दिया जा रहा, उनको कागज़ कलम नहीं दिया जा रहा, उनको मुलाकात नहीं दी जा रही, उनको सताया जा रहा है, उनको बुक्स पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये सारे इश्यूज़ पर भी हम काम करते हैं। जेल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, मंत्रालय में जाकर के होम मिनिस्ट्री से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हाई कोर्ट अप्रोच करने की, वहाँ हाई कोर्ट भी अप्रोच करते हैं। और इसके अलावा बाहर जो उनके रिश्तेदारों के कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके कुछ इशू है, उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, जितना भी अल्लाह ताला हमसे ले लेते हैं हम काम करते हैं। तो इनोसेंस नेटवर्क मेरे बाहर आने के बाद 2016 में बनाई गई, और सबसे पहला जो हमने पब्लिक जो ट्रिब्यूनल रखा वो दिल्ली में रखा। और उस पब्लिक ट्रिब्यूनल के नतीजे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और उस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि जो कैदी बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हैं, एक्विट होकर बाहर आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके कंपनसेशन के लिए, उनको फिर से खड़ा करने के लिए, तो ये होना चाहिए। ये बात उस रिपोर्ट में की गई है। 2018 में हमने एडवोकेट शाहिद आज़मी मेमोरियल लेक्चर की सीरीज़ शुरू की। पहला लेक्चर हमने 2018 में रखा और इसका टॉपिक था टेररिज्म ट्रायल, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के साबिक जज खिप्से साहब ने उस लेक्चर को एड्रेस किया था। उसके बाद 2019 में जस्टिस परफार साहब को हमने बुलाया था, जिसमें टॉपिक था इनकाउंटर्स इन इंडिया। 2020 में हमने एडवोकेट फैसल काजी साहब को बुलाया था, जिसका टॉपिक था CAA, NRC और NPR। और लास्ट ईयर 2021 में हमने जो टॉपिक रखा था जस्टिस इन इंडियन जुडिशरी, जो 7/11 केस है, उसमें किस तरह से जो है बदमाशी हुई है ATS की जानिब से, पुलिस की जानिब से, किस तरह से फंसाया गया, मुसलमानों को कन्विक्शन दिया गया, वो सारी बातें हमने उसमें रखने की कोशिश की थी। इस बार जो टॉपिक है वो जेनोसाइड का टॉपिक है, और इस वक्त जो वर्निंग है वो आपके सामने है, वो आपके सामने बात रखी है। जहाँ तक कि एडवोकेट शाहिद आज़मी मर्डर केस की बात है, उनके बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हमने उनको स्टेज पर बुलाया, लेकिन वो वहीं पर बैठे, कोई बात नहीं। तो उनसे हमने जो इनपुट लिया है, वो 12 साल पहले उनका मर्डर किया गया, FIR बनती है, केस बनता है, 4 एक्यूज़ को अरेस्ट किया जाता है। 4 में से 2 एक्यूज़ को बेल दे दी जाती है, वो बेल पर बाहर है, आज़ाद घूम रहे हैं। 2 एक्यूज़ आज भी अंदर है और आए दिन वो भी बेल पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल जो विटनेसेस है वो है 102। अभी आप सुनिए, टोटल विटनेसेस चार्जशीट में 102 है, और पिछले 12 साल में जो ट्रायल चला है सिर्फ 8 विटनेस कोर्ट में एग्जामिन हुए हैं। यानी एक विटनेस को कोर्ट को बुलाने, उसकी डिपोजिशन रिकॉर्ड करने में 550 दिन से ज़्यादा लग गए। अब आप बताइए कि ये जो टोटल 102 विटनेस है, जिसमें से 8 विटनेस हो गए हैं, अब ये 96 विटनेस को कंप्लीट करने के लिए, एक विटनेस को अगर 1.5 साल लग रहा है, तो 96 विटनेस को कंप्लीट करने के लिए कितना साल लगेगा, ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। इसका ट्रायल का जजमेंट और इसका वर्डिक्ट नियर फ्यूचर में मुमकिन नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो एक तो नाइंसाफ़ी ये हो गई कि एक हमारे डिफेंस लॉयर को मार दिया गया, और उससे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि उनके कातिलों को सज़ा नहीं दी जा रही है और ट्रायल को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी अदालतें अपना फ़र्ज़ निभाए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे, इंसाफ को दे, और इंसाफ को ऐसा दे कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए, वरना सिर्फ सवारी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। मैं
आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर मुकर्रिरीन की गुफ्तगू को सुनेंगे जो मुस्लिम जेनोसाइड पर होगी। शुक्रिया। माशाअल्लाह, हमारे ये आज की मीटिंग के लिए मुझे बुलाया और मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा इनोसेंस नेटवर्क की। हाँ? मैं बहुत इनोसेंस नेटवर्क जो काम कर रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। हममें से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जेल के अंदर कितने बेगुनाह कैदी अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ों को भुगत रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। जहाँ तक शहीद आदमी का सवाल है, हम सब जानते हैं कि उनका जो कत्ल किया गया वो कत्ल इसलिए किया गया कि वो जो बेगुनाह लोगों को, दो बेगुनाह मुसलमानों को आतंकवाद के केसेस में जो उनको ट्रैप किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था, उनके लिए वो इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और शायद आज माहौल ऐसा है कि इंसाफ दिलाने की कोशिश भी अपने आप में गुनाह हो गया है। ये हमारे समाज का आज का हाल है। खैर, अब जो आपने टॉपिक रखा है जिनोसाइड के बारे में, तो एक बड़े स्कॉलर से अपनी बात शुरू करूँगा। उनका नाम है स्टेंटन, पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, स्टेंटन है। और अभी जब बहुत सारी धर्म संसदें, आपने सुना होगा धर्म संसदें, शायद आपको स्ट्राइक नहीं होगा क्योंकि उसमें धर्म का कुछ नहीं मामला था, सिर्फ संसद और नफरत की भाषा की बात थी। धर्म संसद 1, धर्म संसद 2, धर्म संसद 3, और तीनों में एक से बढ़कर एक मुसलमानों के खिलाफ बात की गई कि उसमें किस प्रकार से ये हिंदू राष्ट्र की बात है और मुसलमानों को किस प्रकार से खत्म करना है। ये इसके बाद ये बात हुई, तो ये बात से तो तकलीफ हुई, पर इससे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि जो हमारे पावर में हमारी शख्सियतें हैं, दोज इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जो सत्ता में हैं, उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल चुप्पी साध रखी, कुछ भी नहीं कहा। आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री जनरली चुप नहीं रहते, हर समय बोलते रहते हैं, पर जब इस प्रकार का मौका आया कि देश उम्मीद करता है कि आप गलत बातों के खिलाफ बात कीजिए, उस समय वो चुप हो जाते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, चुप रहना ये गुनाहगार का साथ देना है। ये मामूली बात नहीं है कि साहब मैं बहुत बिजी था इसीलिए मैं बयान नहीं दे सका, ये गलत है, क्योंकि उनका एजेंडा इनसे मिलता जुलता है, इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। और इसमें इसी के बाद वो जो स्कॉलर का नाम मैं ले रहा था, स्टेंटन, उन्होंने कहा कि जेनोसाइड की स्केल में इंडिया 10 में से 8 जगह पर पहुंच चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 8वें पायदान पे इंडिया पहुंच गया। अब ये जेनोसाइड, जो नस्लकुशी, जिसको एक शब्द है, किसी नस्ल को समाप्त करना है। इंसानियत ने बहुत सारे ऐसे खतरनाक मौजू देखे हैं, जैसे रवांडा में हुआ था और जर्मनी में तो बहुत फेमस है ही, उसमें किस प्रकार से हुआ था। और इसकी जो शुरुआत जब होती है तब कई लोग उसके बारे में चुप रहते हैं। शुरुआत मारने पीटने से नहीं होती, ये पूरी इस नस्लकुशी की शुरुआत ये लोगों के विचारों से शुरू होती है। जब लोगों के विचारों में नफरत फैलाई जाती है और ये नफरत को सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाया जाता है। अब इसका थोड़ा मैं विश्लेषण करना चाहूँगा, मेरी समझ जो है नफरत कैसे फैलाई गई मुसलमानों के खिलाफ। पर एक बात उसमें मैं ऐड कर दूँगा, मुसलमानों के खिलाफ तो नफरत खुले आम नंगे तौर पर बताई जा रही है, पर एक दूसरी कौम भी है जिसके खिलाफ नफरत बीच बीच में आती है, और वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी। वो भी उनके खिलाफ भी इसी प्रकार का जो अलग अलग उनका, जो कि वो केवल 2.3% है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ एक अलग प्रकार से नफरत फैलाई गई। और उसका परिणाम आप में से कई लोग याद रखना चाहिए, पैस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स को कैसे इनके 2 मासूम बच्चों के साथ
बजरंग दल के तारा सिंह ने उनको एक जीप में चला दिया। बजरंग दल का परिचय देना तो जरूरी नहीं है ना, आपको पता होगा किस संगठन से वो जुड़े हैं। ठीक है, चलिए मेरा काम आसान हो गया, नहीं तो फिर मैं समझाते बैठता कि भाई ये आरएसएस का एक भाग है जो सड़क पर हिंसा करने के लिए तैयार किया जाता है और उसी में से एक निकला ये। ठीक है, तो ये जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं इसमें बहुत लंबी स्टेजेस नहीं हैं और थोड़ा मैं इसको ट्रेस इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी समस्या की जड़ को समझें तो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और ये समस्या की जड़ आज़ादी के आंदोलन से होती है। एक तरफ जहाँ भगत सिंह, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जैसे लोग सब लोगों को इस देश का हिस्सा मान के चल रहे थे, कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म, वो भारत का सपना जिसमें सभी लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, पुरुष या स्त्री के हिसाब से बराबरी से रहेंगे। ये एक तरफ सपना चल रहा था भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, बोस जैसे लोगों का, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पुराने समय का सपना देख रहे थे और ये ज़्यादातर लोग नवाबों में से थे, राजाओं में से थे। अब आप ये मत समझिए कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है। मैं पहली बात बता दूं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये मामला दो प्रकार के विचारों का है। एक विचार वो जो डेमोक्रेसी में मानते हैं, लोकतंत्र में मानते हैं, संविधान जिनके कारण संविधान आया, और ये आज़ादी के आंदोलन में जो लोग जुड़े उसमें तो ये सब लोग जुड़े जिसमें मजदूर लोग थे, स्त्रियां थी, दलित थे, उद्योगपति थे और किसानों का एक बड़ा हिस्सा था। ये एक तरफ था और इसी में से जो मैंने कुछ नाम लिए, इन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो धीरे धीरे विकसित होता गया और इसकी जो परिकल्पना की बहुत अच्छे तरीके से, खैर महात्मा गांधी के जीवन में तो इसकी परिकल्पना सबसे अच्छी मिली, पर एक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किताब लिखी, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, यानी भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। बनता हुआ राष्ट्र क्यों है? क्योंकि जो पहले के असूल थे, राजाशाही के असूल थे, पशुपालक समाज, पेस्टोरल सोसाइटी के असूल थे, शिकारी व्यवस्था के असूल थे, उसमें जो उसके बाहर जाकर नए सिद्धांतों पर, नए असूलों पर, बराबरी के सिद्धांतों पर एक नया देश बन रहा है, ए नेशन इन द मेकिंग। तो खैर उसके मैं विस्तार में नहीं जाता, पर ये जो लोग ऊपर आ रहे थे समाज में, नए उद्योगपति, नया मजदूर वर्ग, दलित जो समानता से सामने आ रहा था, औरतें भी थोड़ा बहुत समाज में आ रही थी, इसके कारण जो पुराने विचारों वाले थे, पुराने विचारों वाले ने कौन? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनको लगा कि अब हमारी सत्ता खतरे में है। और यहाँ पहली बार भारत में ये शब्द आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता खतरे में है, मुसलमान नवाबों ने कहा इस्लाम खतरे में है। तो हिंदू राजा नवाब, हिंदू राजा जमींदार क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। मेरा विश्वास है धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में कुछ लोगों का पावर होता है जिसको वो मजहब के नाम पे डालते हैं ताकि लोगों में भावनाओं को पैदा किया जा सके। ज़्यादा उसमें न जाते हुए तो एक तरफ मुस्लिम लीग बन गई, एक तरफ हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा के बाद उसी विचारों को लेकर वो संगठन बना, उसको मैं आप पहचान लेंगे, जो पहले हाफ पैंट पहनते थे बाद में फुल पैंट पहनने लगे, पहचान लेंगे। हाँ, वो संगठन बना और वो आज का, खैर उसकी मजाक उड़ाना आसान है और उसका मुकाबला करना बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एनीवे, तो गांधी और उनके साथियों ने, भगत सिंह और उनके दोस्तों ने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की बात की, इसी में से भारत का संविधान निकला। और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की। विश्वास कीजिए सभी मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सब लोग याद रखते हैं, पर खुदा बख्श का नाम लोग याद नहीं रखते, जिनके फॉलोअर मुस्लिम लीग से ज़्यादा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जब मांग रखी गई तो उसके जवाब में नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की और उसमें 50,000 से ऊपर मुसलमान
जिसमें 5000 औरतें शामिल हुई। और उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया? उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि पाकिस्तान की मांग हम आम मुसलमानों के लिए आत्महत्या करने के समान है। इट इज लाइक सुसाइड फॉर अस। हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें इसी देश में एक दूसरे प्रकार का राज्य चाहिए। और उसी प्रकार से ज़्यादा हिंदू ये कांग्रेस के साथ थे, भगत सिंह के फॉलोअर थे, अम्बेडकर अपना सामाजिक न्याय का आंदोलन चल रहे थे। तो मुद्दा हिंदू वर्सेस मुसलमान का उस समय भी नहीं था। मुसलमानों का एक तबका और हिंदुओं का एक तबका ये अपने धर्म के नाम की राष्ट्र की बात कर रहा था। और उसके पीछे तीसरा जो फैक्टर मैं बता दूं, तीसरा फैक्टर था अंग्रेजों की नीति, फूट डालो और राज करो। ये उनकी नीति के कारण उन्होंने इन कम्युनल लोगों को प्रोत्साहन दिया, कम्युनल लोग उसमें से आए। और इसी के चलते अंग्रेजों ने पहले से एक इतिहास की समझ डाली। अब इतिहास के बारे में ज़्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि नफरत फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है तो वो है इतिहास। और वो इतिहास राजा, हिंदू राजा, मुसलमान राजा, हिंदू राजा बनाम मुसलमान राजा कर दिया। और गांधी और नेहरू की रचनाओं में आपको मिलेगा हिंदू और मुसलमान राजा। फर्क समझिए, गांधी हिंदू स्वराज में कहते हैं हिंदू राजा के प्रजा के रूप में मुसलमान भी थे, हिंदू राजा के अधिकारियों के रूप में मुसलमान भी थे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। शिवाजी के साथ उनके कितने मुसलमान ऑफिसर थे, औरंगजेब के साथ कितने हिंदू ऑफिसर्स थे। तो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, जो गांधी ने अपनी किताब हिंदू स्वराज में रखा और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में रखा। आज फिर से मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया गया कि जो बताते हैं नेहरू, जो सच्चाई है कि अलग अलग धर्म के लोग आते रहे, अलग अलग प्रकार के लोग आते रहे और कारवां बनता गया, एक हिंदुस्तान भारत देश बनता गया। और आज इसको गंगा जमनी तहजीब के रूप में जो नेहरू ने कहा, उसके विरोध में बात हो रही है। कह रहे हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब कोई नहीं थी, ये तो मुसलमानों का हिंदुओं पे आक्रमण था। तो खैर, तो ये नफरत फैलाने का काम एक तरफ से मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ किया और हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ किया। वहीं से दंगों की शुरुआत होती है। इसके पहले राजाशाही में इस प्रकार की चीजें नहीं थी। और जो नफरत फैलाई गई, नफरत आज बहुत हायर स्टेज पे है। तो नफरत फैलाई गई, हिंदू महासभा ने कहा कि भाई वो मुसलमान राजा तो विदेशों से आए। अब उनको पता भी नहीं था कि यहाँ पहला जो इस्लाम आया वो कोई मुसलमान राजाओं से नहीं आया। सबसे पहले इस्लाम यहाँ मलाबार के तट पर 7वीं शताब्दी में अरब देशों के व्यापारियों के साथ आया। खैर, पर उन्होंने राजाओं को किया। और ये भी आपको बात बता दूं, राजा कोई धर्म फैलाने नहीं आता। दुनिया के किसी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया, एक अपवाद को छोड़कर, और उनका नाम है सम्राट अशोक। तो खैर, उन्होंने कहा ये विदेशी हैं, इन्होंने तलवार के नोक पर इस्लाम हमारे ऊपर लादा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है। अभी आपने देखा होगा ना, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री दिन में 5 बार कितने सुंदर सुंदर ड्रेस बदले उन्होंने, गंगा की इतनी अच्छी डुबकी लगाई। पर एक बात और कह दी कि जब औरंगजेब होता है तो शिवाजी भी होते हैं। अब आपको लगेगा इससे नफरत कैसे फैलेगी, पर यही नफरत की जड़ है। औरंगजेब का मतलब कि उसने काशी के विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। और ये बाकी बात छुपाते हैं कि इसी औरंगजेब ने 100 से ऊपर हिंदू मंदिरों को दान दिया। मंदिर तोड़ने की बात तो बता दी, मंदिरों को दान दिया। जो वृंदावन का भगवान कृष्ण का मंदिर हो, आसाम का कामाख्या देवी का मंदिर हो, उज्जैन का महाकाल का मंदिर हो, वो बात छुपा दी। तो ये मुसलमानों में से विलेन एक के बाद एक खड़े किए गए और उन्होंने हिंदुओं को एक महान इसके रूप में प्रोजेक्ट किया। और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग ने इसको उल्टा किया। और यहीं से खैर मुस्लिम लीग को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो अत्याचार कर रही है वो पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है। पहले हमें अपना घर देखना है, अपना घर यहाँ है, यहाँ किस प्रकार से जो नफरत फैलाई गई। तो उसका एक तो ये था इनके जो स्पीचेस वगैरह वगैरह, और दूसरा था एक आपको पता होगा एक शाखा नाम की चीज़ है। आप समझते शाखा? शाखा में यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है, खेलो कूदो 2-4 घंटे और बाद में
मुसलमान कितने खराब थे, वो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा, क्यों मारा? हिंदू मुसलमान के लिए मारा या पावर के लिए मारा? ये नहीं बताएंगे। महमूद गजनवी आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये नहीं बताएंगे कि रास्ते के सैकड़ों मंदिर उसने नहीं तोड़े। ये नहीं बताएंगे कि उसी महमूद गजनवी ने मुल्तान में एक मस्जिद को भी तोड़ा। ये नहीं बताएंगे कि उसने जो मंदिर तोड़ा वो हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए नहीं था, वो वहाँ की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी औरंगजेब होते हैं तो शिवाजी भी होते हैं, ठीक है, वेरी गुड, शिवाजी वेरी गुड। पर शिवाजी के साथ रुस्तमे जवान होते हैं, शिवाजी के साथ मौलाना हैदर अली होते हैं, शिवाजी के साथ दौलत खान होते हैं, ये वो नहीं बताएंगे। तो ये बाइनरी हिंदू बनाम मुस्लिम उन्होंने पैदा कर दी और यहीं से नफरत की शुरुआत हुई। तो शाखाओं से आगे फैलती है बात। अब मैं सीधा उसको जंप कर लेता हूँ। जब मेरे ख्याल से 60-70 साल के पहले भी इस प्रकार की नफरत समाज में फैलना चालू हो गई थी, क्योंकि इनका प्रभाव धीरे धीरे चुपचाप, जिसको कहते हैं ना बैकयार्ड, पिछवाड़े में इनका काम चलता रहा, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम चलता रहा। और उस नफरत के लिए बाकी चीज़ें भी आ गई। 9/11 के बाद 9/11 जो अमेरिका का मुख्य उसमें रोल था, जो तेल की राजनीति के लिए था, उसको भी इस्लाम से जोड़ दिया। ये 1991 के बाद जो राजनीति है उसको भी मैं विस्तार में नहीं जानना चाहता, पर यहाँ से स्टेप 1 जो चालू हुई, उसका स्टेप 2 मेरे ख्याल से मैं सीधा आऊँगा 1978 या 77, वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। और वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट में अपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, जो बाद में चलकर बहुत बड़े रथ यात्री बने। रथ यात्रा में हाँ राइट, मैंने नहीं वो आडवाणी मैंने नाम भूल जाता, इसलिए मैं लोगों से पूछता रहता हूँ। खैर, अब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बने। तो जो भी हमारा मीडिया का तबका था, जो पब्लिक मीडिया था, उसमें उन्होंने इन लोगों को अंदर घुसाने की शुरुआत की। ये तो शुरुआत थी। और इसके बाद सबसे बड़ी शुरुआत हुई 2002 के गुजरात के कत्लेआम के बाद। 2002 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने सुर बदल दिया और विकास के नाम पर सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को ब्लैंक चेक दिया। तो अपने टाटा थे ना, रतन टाटा, उन्होंने कहा भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो गुजरात में तो आइए, यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और इसी के साथ साथ ये कॉरपोरेट हाउसेस ने मीडिया घरानों को खरीदना चालू कर दिया, एक के बाद एक। जो हमारे टेलीविजन मीडिया है, बड़े अखबार हैं, हिंदी के अखबार हैं, क्षेत्रीय अखबारों का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो ये ज़्यादातर इनका पैटर्न बदल गया। जो मेरे ख्याल से रवीश कुमार ने जिसके लिए बहुत अच्छा शब्द किया है वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में बैठता है और अपोजिशन को क्रिटिसाइज करता है। मीडिया का रोल क्या होता है? आप में से ज़्यादा जो पत्रकार में से ज़्यादा जानते होते हैं, मीडिया का रोल होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करें ताकि वो नीतियाँ सुधर कर बेहतर समाज बन सके, लोगों की तकलीफों को सरकार तक पहुँचाए। अब इन्होंने रोल उल्टा कर दिया। जो अपोजिशन है करने वाले वो एंटी नेशनल हो गए और उसमें से फिर कुछ अर्बन नक्सल हो गए। अभी तो और छोड़िए, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी भी अर्बन नक्सल हो गई है। अब क्या किया जाए, अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो ये थर्ड स्टेज ऑफ हेट्रेड। और इसका फोर्थ स्टेज इस गोदी मीडिया के बाद आता है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप जो फ़ोन हमारे हाथ से हटता नहीं है, जिसके ऑक्सीजन नहीं मिले तो चलता है पर फ़ोन तो चलते रहना चाहिए। उसमें से व्हाट्सएप में से पूरा उन्होंने लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और ये नफरत फैलाने के लिए। पहले मुसलमान राजाओं के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत। आजकल जो ज़्यादा नफरत है आज़ादी के आंदोलन के उन नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की बात की। सेकुलरिज्म की बात करना भी बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा एंटी नेशनल बोलने में बड़ा आसान हो जाता है। ये तो सेक्युलर है। जैसे पाकिस्तान में सेक्युलर को लातीनियत कहते हैं, ये तो भाई ये तो नास्तिक है, इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सेक्युलर मैंने अभी आजकल एंटी नेशनल के बराबर उसको रखा जा रहा है। तो ये तीसरी स्टेज आई और चौथी स्टेज जो आई उसमें से अभी जब सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने हजारों सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिर एक मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, एक ऐसा ऐप खरीदा टेक फॉग नाम का है, जिससे 1 मिनट के अंदर आप
हजारों ये कौन सा रहता है ट्विटर ग्रुप तैयार करके समाज में अफवाहें फैला सकते हैं, दंगे करवा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। तो इस आधार पे समाज में नफरत को फैलाया गया। दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, अगर नफरत नहीं हो तो दंगे नहीं फैलाए जा सकते। और ये भी याद रखिए, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं। और इसी के आगे की स्टेज में जब वो संगठन आगे बढ़ा, खाकी चड्डी बाद में फुल पैंट वाला, तो उसने एक ये संगठन बनाया VHP। और VHP ने ट्रेडिशन चालू की धर्म संसद की कि देश में मेरे ख्याल से 10 लाख से ऊपर तथा कथित साधु हैं। उनका बैकग्राउंड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार भगवत कपड़ा आपने पहना तो आप बिल्कुल क्लीन हो गए। फिर वो आसाराम बापू और उसमें आपने बहुत फर्क हो गया और वो बाकी चीज़ों को छोड़ दिए। तो ये 10 लाख साधुओं का क्या किया जाए? तो इनके आधार पे विश्व हिंदू परिषद बनाई गई और उनके आधार पे जो कुछ साध्वियाँ भी हैं। आजकल अभी मेरे दोस्त वीर बैठकर वो देख रहे थे, कोर्ट में केस चल रहा है हिजाब पे। अब हिजाब के बारे में तो हम बात कर लेते हैं, और पार्लियामेंट में आज भगवे कपड़े पहन के आते हैं, उसका क्या किया जाएगा? और बाकी चीज़ें जो अलग होती हैं उसका क्या किया जाएगा? तो ये नफरत फैलाने वाले लोग ये जानबूझकर नफरत फैलाते हैं। यहाँ 4 स्टेजेस देखिए, 4 स्टेजेस ऐसी हैं। पहले गलत प्रचार करना, मंदिर तोड़े गए, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, 4 बीवियां 20 बच्चे, आतंकवादी वगैरह वगैरह वगैरह। और क्रिश्चियंस के बारे में भी अभी वो चालू हो गया। पहले गलत धारणाओं को फैलाना, उसके आधार पे नफरत फैलाना। नफरत जब फैल जाती है तो दंगे करवा सकते हैं। दंगे जब करवाए जाते हैं तो समाज में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो जाता है। और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के बाद एक स्टेज आती है जबकि अल्पसंख्यक घेटों में रहना चालू कर देते हैं। एक बार मुकेश भट्ट से बात हो रही थी, आजकल तो खैर ज़्यादा मुलाकात नहीं होती, तो उनका भांजा या कोई है ना, वो इमरान हाशमी घर में वो लोग बात कर रहे थे कि भाई हमारे मुल्क में हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनकी एक बूढ़ी जो रिश्तेदार थी वो बोली, बेटा ऐसी बात मत करो, अब ये मुल्क उनका हो गया है। अब इसमें आप देखिए किस प्रकार के हमारे समाज में चीज़ें चल रही हैं। और अभी उसी की हम नफरत की आगे की कड़ी देख रहे हैं, जबकि धर्म संसद में खुलेआम इस प्रकार के, मैं तो कानून ज़्यादा नहीं जानता, पर कोई अगर कहे कि 20 लाख लोगों का कत्ल करना है तो उसने जेल में रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए, ये तो मेरे दोस्त अच्छे से बताएंगे। और कोई कहे कि हमारे में से आतंकवादी बनाना चाहिए, भिंद्रान वाले या प्रभाकरन जैसे, उस व्यक्ति की जगह कहाँ होगी? निश्चित रूप से अगर ये सफल रहे तो अगली बार पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आप इनको भी देखेंगे। क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी है ना, वो जो कहती है कि भाई वो मालेगांव ब्लास्ट में अभी भी एक्यूज है। जनरली वो बीमार रहती है, कोर्ट में जब जाना हो तो बीमार रहती है, बाकी टाइम पे फुटबॉल खेलती रहती है या बास्केटबॉल खेलती है, क्रिकेट भी खेल लेती है कभी, पर कोर्ट जाते समय बीमार हो जाती है बेचारी। तो वो भी पार्लियामेंट में चली गई तो अब क्या रह गया? तो दोस्तों सवाल ये है कि मैं ये बात को इसलिए ले जा रहा हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, पर मैं आपको सैंपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे समाज में नफरत जो है वही जिनोसाइड का आधार बन रही है। और ये नफरत को दूर करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं हुए, और ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बीमारी है तो इसका इलाज करना चाहिए। अगर हमको जिनोसाइड से बचना है तो क्या किया जाए? तो मुझे अभी भी लगता है कि राजनीतिक तौर पे तो आप जो करते हैं कीजिए, पॉलिटिक्स में ऐसी पार्टियों को पावर में नहीं आने दीजिए जिनके कारण ये सब लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो अलग अलग संगठन हैं जो एक दिशा में काम कर रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा सा कोएलिशन हो, फेडरेशन हो, बिना खुद की पहचान खोए। तीसरा होना चाहिए जो मुझे लगता है, हमें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जो भी लोग प्रतिबद्ध हैं, अब ये धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का, माइनॉरिटीज़ को बचाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हम सब की है, इसको याद रखिए। डिफेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ इज ए ड्यूटी ऑफ एवरीबडी, क्योंकि डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी इज ए डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी।
ये केवल मुसलमानों और क्रिश्चियंस का बचाव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का बचाव है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ सोचता हूँ, अगर आप उसमें योगदान कर सके तो बहुत अच्छा है। वो है हमारी कम्युनिटी के अंदर हर 15 दिन में, हर महीने में एक ऐसी जैसे अड्डा होता है, हम मिलें, चाय पिए और उसी के साथ ऐसे वीडियोस देखें, ऐसी फिल्में देखें जो समाज में, लोगों में सद्भावना को ज़्यादा विकसित करती हैं। थोड़ी आपको लिस्ट बता दूं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, फिल्में, आनंद पटवर्धन, राकेश शर्मा की बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। अभी महात्मा गांधी और उनके जीवन पर अशोक कुमार पांडे ने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। जगह भारत नाम के ग्रुप के बहुत अच्छे वीडियोस हैं, ये सब देखना ज़रूरी है। और मेरे खुद का भी बता देता हूँ, मैंने भी हर एक विषय पर प्राय वीडियो बनाए हैं, जो अगर हम ये सबको मिला के अपनी बस्तियों में 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार इस प्रकार के कार्यक्रम करें तो निश्चित रूप से जेनोसाइड को केवल पहचानना सफिशिएंट नहीं है। अगर होने वाला है तो उसके विरोध में हम क्या कर सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हम में से हर एक व्यक्ति की है। तो इसके लिए आप गहराई से सोचिए। ये विषय आपने बहुत अच्छा रखा है। और विषय ये भी हो सकता है कि अगर जेनोसाइड होने वाला है तो उसको हम कैसे उससे बचें और कैसे वो समाज को ले आए जो गांधी को मानता है, प्रेम मोहब्बत को मानता है और एक संविधान के आधार पर चलकर भारत का विकास करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।